वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम लोग पढ़ रहे थे और मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोग पूर्व मध्यकाल के इतिहास को पढ़ रहे थे, जिसके तहत 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच राजपूत वंशों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसे सामंतवादी काल भी कहा जाता है। तो उसी के अधीन चेदी के एक कलचुरी वंश था, जिसे चेदी वंश या फिर है वंश भी कहा जाता है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और इसके कुछ शासकों को हमने पिछले वीडियो में देखा, इसके प्राचीन इतिहास को देखा। तो चलिए उसी को हम लोग कंटिन्यू करें और अगले शासकों से इसकी शुरुआत करें। तो चेदी का कलचुरी वंश या फिर चेदी वंश या फिर है वंश। तो चलिए हम लोग इसको आज फिर से शुरुआत करते हैं। तो युवराज द्वितीय, तो अगला जो शासक बनता है उसका नाम था युवराज द्वितीय। तो याद रखेंगे कि युवराज द्वितीय तैलप द्वितीय का युवराज द्वितीय के समय चेदी वंश पर आक्रमण, युवराज द्वितीय विजय। तो तैलप द्वितीय युवराज द्वितीय के समय, जो कि एक चालुक्य शासक था तैलप द्वितीय, तो युवराज द्वितीय के समय चेदी वंश पर आक्रमण करता है, लेकिन युवराज द्वितीय विजय हो जाता है, उसे पराजित कर देता है। किसे? तो तैलप द्वितीय को। याद रखेंगे कि तैलप द्वितीय का युवराज द्वितीय के समय चेदी वंश पर आक्रमण पर युवराज द्वितीय विजय हो जाता है। परमार शासक वाकपतिराज मुंज का कुछ समय के लिए त्रिपुरी पर कब्जा। तो इस युवराज द्वितीय के समय परमार वंश का शासक वाकपतिराज मुंज कुछ समय के लिए त्रिपुरी पर कब्जा कर लेता है। याद रखेंगे कि परमार वंश का एक शासक था जिसका नाम था वाकपतिराज मुंज। तो वह कुछ समय के लिए इस युवराज द्वितीय के शासन काल में त्रिपुरी, जो कि इस कलचुरी वंश की राजधानी थी, उस पर कब्जा कर लेता है, लेकिन कुछ ही समय तक। युवराज प्रथम की कायरता के कारण, यहां पे द्वितीय लिखेंगे, प्रथम की जगह द्वितीय होगा। युवराज द्वितीय की कायरता के कारण उसके मंत्रियों के द्वारा उसके पुत्र कोकल द्वितीय को सिंहासन पर बैठाया गया। तो युवराज द्वितीय एक प्रकार का कायर शासक भी था, क्योंकि वाकपतिराज मुंज जब त्रिपुरी पर आक्रमण करता है तो यह लगभग आत्मसमर्पण कर देता है। तो इसी कायरता के कारण युवराज द्वितीय की मंत्रियों के द्वारा उसके पुत्र कोकल द्वितीय को अगला सिंहासन पर बैठाया गया, जो कि अगला इस चेदी के कलचुरी वंश का शासक बनता है। तो युवराज द्वितीय की कायरता के कारण उसके मंत्रियों के द्वारा युवराज द्वितीय के पुत्र कोकल द्वितीय को सिंहासन पर बैठाया गया। इसके बाद अगला शासक बनता है कोकल द्वितीय। तो अगला शासक बनता है कौन? जिसका नाम था कोकल द्वितीय, जो युवराज द्वितीय का पुत्र था। तो सिंहासन पर बैठकर कलचुरियों की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाया। तो यह जो कोकल द्वितीय था, सिंहासन पर बैठते ही कलचुरी वंश की जो खोई हुई प्रतिष्ठा थी, तो उसे यह वापस लेकर आया। चूंकि त्रिपुरी पर यह कब्जा कर लिया था परमार वंश का शासक वाकपतिराज मुंज, तो कोकल द्वितीय सिंहासन पर बैठकर कलचुरियों की खोई हुई प्रतिष्ठा को यह वापस लाया। चालुक्य नरेश चामुंडा राज पर विजय। तो कोकल द्वितीय ने चालुक्य नरेश चामुंडा राज पर विजय प्राप्त किया, चामुंडा राज को पराजित किया। याद रखेंगे कि कोकल द्वितीय ने चालुक्य नरेश चामुंडा राज को पराजित किया। गौड़ एवं कुंतल पर विजय, कुंतल नरेश सत्याश्रय पर विजय। कोकल द्वितीय ने गौड़ एवं कुंतल
पर भी विजय प्राप्त किया। तो कुंतल के चालुक्य नरेश सत्याश्रय पर इसने विजय प्राप्त की। किसने? कोकल द्वितीय ने। तो कोकल द्वितीय ने गौड़ एवं कुंतल पर भी विजय प्राप्त किया और कुंतल के चालुक्य नरेश सत्याश्रय पर इसने विजय प्राप्त की। अर्थात कुंतल के चालुक्य नरेश सत्याश्रय को इस कोकल द्वितीय ने पराजित किया। 1019 ईस्वी तक शासन एवं अगला उत्तराधिकारी गांगदेव विक्रमादित्य कोकल द्वितीय का पुत्र। तो 1019 ईस्वी तक लगभग इस कोकल द्वितीय का शासन काल होता है और इसके बाद अगला उत्तराधिकारी बनता है चेदी के कलचुरी वंश का इसका पुत्र, जिसका नाम था गांगदेव विक्रमादित्य, जो एक महान शासक था। तो गांगदेव विक्रमादित्य कोकल द्वितीय का पुत्र था, जो कोकल द्वितीय के बाद 1019 ईस्वी में अगला चेदी वंश का शासक बनता है, अर्थात चेदी के कलचुरी वंश का शासक बनता है 1019 ईस्वी में। यह एक महान शासक था और सबसे महान शासक था लक्ष्मी कर्ण, जो कि इसका पुत्र बनेगा गांगदेव का। तो इसने उपाधि ली। गांगदेव विक्रमादित्य का जो शासन काल रहता है लगभग 1019 ईस्वी से 1041 ईस्वी तक, याद रखेंगे क्योंकि इसके डेट के बारे में पता चलता है। बाकी कोकल द्वितीय, युवराज द्वितीय, इन सभी के डेट के बारे में एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, तो अलग अलग किताबों में अलग अलग डेट है। कई किताबों में तो इनकी डेट की भी चर्चा नहीं है, लेकिन गांगदेव विक्रमादित्य के डेट के बारे में पता चलता है कि लगभग 1019 ईस्वी से 1041 ईस्वी, अर्थात लगभग 22 वर्षों तक इसने कलचुरी वंश का शासन किया। चेदी के कलचुरी वंश का या चेदी वंश पर शासन किया। तो इसने कौन सी उपाधि धारण की? विक्रमादित्य की। इस उपाधि को धारण करके उत्तर भारत में सर्वशक्तिमान सार्वभौम सम्राट की भांति स्थिति प्राप्त करने की कोशिश की। तो गांगदेव विक्रमादित्य ने, वास्तव में इसका नाम था गांगदेव, लेकिन इसने एक उपाधि धारण की विक्रमादित्य की और इस उपाधि को धारण करके उत्तर भारत में सर्वशक्तिमान सार्वभौम सम्राट की भांति स्थिति प्राप्त करने की इसने कोशिश की। तो गांगदेव ने कौन सी उपाधि धारण की? विक्रमादित्य की। क्यों? क्योंकि इस उपाधि को धारण करके उत्तर भारत में सर्वशक्तिमान सार्वभौम सम्राट की भांति यह स्थिति प्राप्त करने की कोशिश की, अर्थात कि वह मेरे जैसा इस पूरे दुनिया में कोई सम्राट ताकतवर इस समय नहीं है। तो इसी का मतलब हुआ सर्वशक्तिमान सार्वभौम सम्राट। बनारस एवं भागलपुर के राजाओं को पराजित कर उनके साम्राज्य पर कब्जा। तो गांगदेव ने बनारस एवं भागलपुर के राजाओं को पराजित करके उनके साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। शैव मतानुयायी अपने पूर्वजों की तरह यह गांगदेव भी शैव धर्म का मतानुयायी था, शैव मतावलंबी था, शैव धर्म को मानने वाला था। महत्वाकांक्षी, योग्य, साहसी शासक। तो यह जो गांगदेव था एक महत्वाकांक्षी शासक था, योग्य शासक था और एक साहसी शासक था। तो गांगदेव महत्वाकांक्षी, योग्य एवं साहसी शासक था। परमार शासक भोज एवं चोल नरेश राजेंद्र चोल के साथ एक संघ बनाकर चालुक्य नरेश जयसिंह पर हमला, जयसिंह विजय। तो इस गांगदेव विक्रमादित्य ने परमार शासक भोज एवं चोल नरेश राजेंद्र चोल के साथ मिलकर एक संघ बनाया और उस संघ के द्वारा चालुक्य नरेश जयसिंह पर हमला किया गया। इसमें जयसिंह जीत गया और यह संघ हार गया। तो परमार शासक भोज एवं चोल नरेश राजेंद्र चोल के साथ
इस गांगेय विक्रमादित्य ने एक संघ बनाया, लेकिन जयसिंह यह संघ बनाकर जयसिंह पर हमला किया, लेकिन इसमें जयसिंह विजय हो गया, जयसिंह की जीत हो गई। और यह जो संघ था राजेंद्र चोल, उसके बाद राजा भोज और यह गांगेय विक्रमादित्य, इनका संघ हार गया। एक अंग उत्कल, काशी एवं प्रयाग को जीतकर कलचुरी साम्राज्य का विस्तार। तो गांगेय विक्रमादित्य ने अंग, उत्कल, काशी एवं प्रयाग को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अंग, उत्कल, काशी और प्रयाग को जीतकर इस गांगेय विक्रमादित्य ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। 1019 ईस्वी में सुदूर तिरहुत, जो कि आधुनिक उत्तरी बिहार है तिरहुत, उस पर विजय पर तिरहुत को अपने राज्य में मिलाने में असफल। तो 1019 ईस्वी में इसने गांगेय विक्रमादित्य ने तिरहुत पर विजय प्राप्त किया, लेकिन तिरहुत को अपने राज्य में मिलाने में यह शासक असफल हो गया। याद रखेंगे कि 1019 ईस्वी में गांगेय विक्रमादित्य ने सुदूर तिरहुत अर्थात तिरहुत के अंतिम छोर तक विजय प्राप्त कर लिया, जो कि आधुनिक उत्तरी बिहार को तिरहुत कहते हैं। तिरहुत प्रमंडल, जिसके अंतर्गत दरभंगा एवं मधुबनी इलाके आते हैं। तो 1019 ईस्वी में सुदूर तिरहुत आधुनिक उत्तरी बिहार पर विजय प्राप्त कर लिया, और लेकिन तिरहुत को अपने राज्य में मिलाने में असफल हो गया। कौन? तो गांगेय विक्रमादित्य। पश्चिमोत्तर के विदेशी हमलावरों और बंगाल और पाल शासकों से प्रयाग और वाराणसी नगर की रक्षा। तो पश्चिमोत्तर के विदेशी हमलावरों और बंगाल और पाल शासकों से प्रयाग और वाराणसी नगर की इस गांगेय विक्रमादित्य ने रक्षा की। तो गांगेय विक्रमादित्य ने पश्चिम और उत्तर के विदेशी हमलावरों, साथ ही साथ बंगाल और पाल शासकों के द्वारा बंगाल और पाल शासकों से वाराणसी और प्रयाग की रक्षा की। कौशल पर विजय के उपरांत त्रिकलिंगापति की उपाधि। तो कौशल पर विजय के उपरांत इस गांगेय विक्रमादित्य ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। तो याद रखेंगे, गांगेय विक्रमादित्य ने कौशल पर विजय प्राप्त करके त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। त्रिकलिंगाधिपति। परमार शासक भोज और चंदेल नरेश विजयपाल के द्वारा साम्राज्य विस्तार पर रोक। तो गांगेय के साम्राज्य विस्तार पर किसने रोक लगाया? तो परमार शासक भोज और चंदेल नरेश विजयपाल। तो चंदेल नरेश विजयपाल और परमार शासक राजा भोज के द्वारा इस गांगेय विक्रमादित्य के साम्राज्य विस्तार पर रोक लगाया गया। 1034 ईस्वी में इसके शासनकाल में पंजाब के सूबेदार अहमद नियालतीगीन द्वारा बनारस पर आक्रमण एवं लूट। तो 1034 ईस्वी में जब गांगेय विक्रमादित्य का शासनकाल था, तो इसके शासनकाल में पंजाब के सूबेदार अर्थात गवर्नर, जिसका नाम था अहमद नियालतीगीन, तो अहमद नियालतीगीन ने बनारस पर आक्रमण किया एवं काफी धन संपत्ति को लूट लिया। याद रखेंगे कि 1034 ईस्वी में चेदी के कलचुरी नरेश, जिसका नाम था गांगेय विक्रमादित्य, तो उसके शासन काल में पंजाब के सूबेदार अहमद नियालतीगीन के द्वारा बनारस पर आक्रमण एवं भारी लूट। कीर अर्थात कांगड़ा के मुसलमानों पर विजय। तो याद रखेंगे, इस गांगेय विक्रमादित्य ने कीर में अर्थात पहले कांगड़ा को कीर कहते थे, तो कीर यानी कांगड़ा के मुसलमानों पर विजय प्राप्त किया। किसने? तो गांगेय विक्रमादित्य ने। इसके बाद इस चेदी के कलचुरी वंश का या चेदी वंश का सबसे महान शासक, जिसका नाम था लक्ष्मी कर्ण,
वह शासक बनता है। 1041 ईस्वी से 1072 ईस्वी तक, याद रखेंगे 1041 से 1072 ईस्वी के लगभग इसका शासनकाल होता है। तो 1071 से 1072 ईस्वी के बीच इस चेदी के कलचुरी वंश का सबसे महानतम शासक, जिसका नाम था लक्ष्मी कर्ण या फिर कर्ण, वह इस चेदी के कलचुरी वंश का अगला शासक बनता है, याद रखेंगे। तो गांगदेव का पुत्र एवं कलचुरी वंश का अगला उत्तराधिकारी, तो यह लक्ष्मी कर्ण गांगदेव का पुत्र था और कलचुरी वंश का अगला उत्तराधिकारी बना। किसके बाद? तो गांगदेव विक्रमादित्य के बाद। इसका वास्तविक नाम कर्ण, कलचुरी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक। तो लक्ष्मी कर्ण का वास्तविक नाम क्या था? तो कर्ण था और कलचुरी वंश का यह सबसे शक्तिशाली शासक था, याद रखेंगे। चालुक्य नरेश भीम प्रथम के साथ मिलकर मालवा पर विजय, तो इस लक्ष्मी कर्ण चालुक्य नरेश भीम प्रथम के साथ मिलकर किसे पराजित किया? तो मालवा पर विजय प्राप्त किया। याद रखेंगे कि चालुक्य नरेश भीम प्रथम के साथ मिलकर मालवा पर विजय, किसने? तो लक्ष्मी कर्ण ने। कि चालुक्य नरेश भीम प्रथम के साथ मिलकर यह लक्ष्मी कर्ण मालवा पर विजय प्राप्त करता है, याद रखेंगे। लक्ष्मी कर्ण और बंगाल के पाल वंशीय राजा नए पाल के साथ भीषण युद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बौद्ध दार्शनिक दीपांकर श्री ज्ञान के द्वारा दोनों राजाओं के मध्य संधि करवाई गई, जिसके तहत लक्ष्मी कर्ण के द्वारा अपनी पुत्री यौवन श्री का विवाह नेपाल के पुत्र विग्रह पाल द्वितीय के साथ हुआ। तो याद रखेंगे लक्ष्मी कर्ण और बंगाल के पाल शासक नेपाल के साथ भीषण युद्ध हुआ और इस युद्ध को रोकने के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बौद्ध दार्शनिक, जिनका नाम था दीपांकर श्रीज्ञान, तो उनके द्वारा दोनों राजाओं के मध्य संधि करवाई गई और इस संधि के तहत लक्ष्मी कर्ण ने अपनी पुत्री यौवन श्री का विवाह नए पाल के पुत्र विग्रह पाल द्वितीय के साथ किया और यह युद्ध समाप्त हो गया। तो याद रखेंगे कि एक बार लक्ष्मी कर्ण और बंगाल के पाल वंशीय शासक नेपाल के साथ भीषण युद्ध हुआ और इस युद्ध को रोकने के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बौद्ध दार्शनिक दीपांकर श्री ज्ञान के द्वारा लक्ष्मी कर्ण और बंगाल के पाल शासक नेपाल के बीच एक संधि करवाई गई। इस संधि के अंतर्गत जो लक्ष्मी कर्ण था उसने अपनी पुत्री यौवन श्री का विवाह नेपाल के पुत्र विग्रह राज द्वितीय से करवा दिया और यह जो युद्ध हुआ वह समाप्त हो गया। प्रयाग एवं कीर अर्थात कांगड़ा पर विजय, तो इस लक्ष्मी कर्ण ने भी प्रयाग एवं कीर अर्थात कांगड़ा पर विजय प्राप्त किया। याद रखेंगे कि प्रयाग एवं कीर यानी कांगड़ा पर विजय किसने? तो लक्ष्मी कर्ण ने। वंग पर कब्जा एवं वंग के शासक से संधि, वंग के शासक जात बर्मन से अपनी पुत्री वीर श्री का विवाह, तो लक्ष्मी कर्ण की एक और पुत्री थी जिसका नाम था वीर श्री और दूसरी पुत्री यौवन श्री, जिसका विवाह किसके साथ किया? तो नेपाल के पुत्र विग्रह राज द्वितीय के साथ और वंग पर कब्जा किया और वंग के शासक से संधि किया और वंग के शासक जात बर्मन से अपनी पुत्री वीर श्री का विवाह किया। तो याद रखेंगे कि इस लक्ष्मी कर्ण ने वंग पर कब्जा करके वंग के शासक जात बर्मन से संधि कर लिया और जात बर्मन से अपनी पुत्री वीर श्री की विवाह कर दी। कांची, ओड्र, कलिंग, पल्लव, कुंग, मुरल और पांड्य पर विजय,
तो लक्ष्मी कर्ण इतना महान शासक था कि कांची, ओड्र, कलिंग, पल्लव, कुंग, मुरल और पांड्य जैसे बड़े बड़े साम्राज्यों पर विजय प्राप्त किया। कांची, ओड्र, कलिंग, पल्लव, कुंग, मुरल और पांड्य पर विजय किसने? तो इस लक्ष्मी कर्ण ने। कुंतल में चालुक्य नरेश सोमेश्वर प्रथम के द्वारा पराजय, लेकिन इसकी एक पराजय भी होती है। किसके द्वारा? तो कुंतल में चालुक्य नरेश सोमेश्वर प्रथम के द्वारा लक्ष्मी कर्ण की या फिर कर्ण की पराजय होती है। याद रखेंगे कि कुंतल में चालुक्य नरेश सोमेश्वर प्रथम के द्वारा इसकी अर्थात लक्ष्मी कर्ण की पराजय होती है। 1051 ईस्वी बुंदेलखंड पर आक्रमण करके चंदेल नरेश कीर्ति वर्मन पर विजय। तो 1051 ईस्वी में लक्ष्मी कर्ण ने बुंदेलखंड पर आक्रमण किया और चंदेल नरेश कीर्ति वर्मन को पराजित किया। याद रखेंगे कि 1051 ईस्वी में बुंदेलखंड पर आक्रमण करके चंदेल नरेश कीर्ति वर्मन पर इसने विजय प्राप्त किया। किसने? तो लक्ष्मी कर्ण ने। मालवा के उत्तर पश्चिम में हड़ मंडल पर विजय। तो मालवा के उत्तर पश्चिम में एक साम्राज्य था हड़ मंडल का, तो उस पर विजय प्राप्त किया। किसने? तो लक्ष्मी कर्ण ने। मालवा के उत्तर पश्चिम में हड़ मंडल पर विजय। परमार शासक भोज एवं चालुक्य शासक भीम प्रथम पर विजय, पर चालुक्यों के हस्तक्षेप के कारण विजित प्रदेशों को त्यागना पड़ा। बाद में भीम द्वारा कलह उत्पन्न होने के कारण नाहल त्रिपुरी का ही नाम था, पर आक्रमण कर कर्ण पर विजय। तो परमार शासक भोज और चालुक्य शासक भीम प्रथम पर इस लक्ष्मी कर्ण ने विजय प्राप्त किया, लेकिन चालुक्यों के हस्तक्षेप के कारण जीते हुए प्रदेशों को लक्ष्मी कर्ण को त्याग देना पड़ा। बाद में भीम प्रथम के द्वारा कलह उत्पन्न होने के कारण डाहल अर्थात त्रिपुरी पर आक्रमण करके कर्ण पर विजय प्राप्त कर लेता है और इसके बाद लक्ष्मी कर्ण इस विजय से उबर नहीं पाता है। तो परमार शासक भोज एवं चालुक्य शासक भीम प्रथम पर विजय प्राप्त करता है। कौन? तो लक्ष्मी कर्ण। लेकिन चालुक्यों के हस्तक्षेप के कारण विजित प्रदेशों को त्यागना पड़ा। बाद में भीम प्रथम के द्वारा कलह उत्पन्न होने के कारण डाहल अर्थात त्रिपुरी पर आक्रमण करके इस लक्ष्मी कर्ण पर विजय प्राप्त कर लिया जाता है। याद रखेंगे कलिंग विजय के बाद त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि। तो जिस प्रकार गांगदेव विक्रमादित्य ने कौशल पर विजय प्राप्त करके त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की, उसी प्रकार इस लक्ष्मी कर्ण ने भी कलिंग के विजय के बाद त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। किस पर? तो कलिंग विजय के बाद त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि। चंदेल नरेश कीर्ति वर्मन का पुनः आक्रमण, पराजय एवं शक्ति छिन्न। तो एक बार फिर चंदेल नरेश कीर्ति वर्मन इस लक्ष्मी कर्ण पर आक्रमण करता है और इस आक्रमण के बाद इसकी लक्ष्मी कर्ण की पराजय हो जाती है। लक्ष्मी कर्ण हार जाता है एवं इसकी शक्ति छिन्न हो जाती है, इसकी ताकत काफी कमजोर हो जाती है। तो चंदेल नरेश कीर्ति वर्मन का पुनः आक्रमण, लक्ष्मी कर्ण की पराजय एवं शक्ति छिन्न। 1072 ईस्वी में वृद्ध हो जाने के कारण सत्ता अपने पुत्र यशः कर्ण को दिया। तो 1072 ईस्वी में यह वृद्ध हो जाने के कारण लक्ष्मी कर्ण 1072 ईस्वी में बूढ़ा हो जाता है और उसके बाद इसकी शासन संभल नहीं पाती है। तो 1072 ईस्वी में
वृद्ध हो जाने के कारण, बूढ़ा हो जाने के कारण यह लक्ष्मीकर्ण सत्ता अर्थात चालुक्य वंश कलचुरी वंश का जो सत्ता था, चेदी का कलचुरी वंश का शासन किसे सौंप देता है? तो अपने पुत्र यशकर्ण को दे दिया। 1072 ईस्वी में वृद्ध हो जाने के कारण सत्ता अपने पुत्र यशकर्ण को दे दिया। इसके बाद अगला शासक बनता है यशकर्ण, जो लगभग 1073 से 1123 ईस्वी तक इस चेदी के कलचुरी वंश का अगला शासक रहता है। याद रखेंगे, लगभग 1073 से 1123 ईस्वी तक। चंपारण्य अर्थात चंपारण, जो कि आधुनिक बिहार एवं आंध्र देश पर कब्जा, तो इस यशकर्ण ने चंपारण्य, उस समय चंपारण नाम था, वर्तमान के आधुनिक बिहार, उत्तरी बिहार के चंपारण जिला, तो चंपारण्य एवं आंध्र देश पर इसने कब्जा किया। अर्थात उत्तरी बिहार के चंपारण जिला और आंध्र देश पर कब्जा किसने किया? यशकर्ण ने। और अगले शासक कौन बनते हैं? गयाकर्ण। 1123 ईस्वी से लगभग 1151 ईस्वी तक। उसके बाद नरसिंह, लगभग 1151 से 1161 ईस्वी तक। तो यशकर्ण के बाद अगले शासक बनते हैं गयाकर्ण, जो कि लगभग 1123 से 1153 ईस्वी तक था। और उसके बाद नरसिंह 1151 ईस्वी से लगभग 1161 ईस्वी तक। तो गयाकर्ण था 1123 से 1151 और नरसिंह 1151 से 1161। अंतिम समय में चालुक्य नरेश, जयसिंह, परमार शासक लक्ष्मण देव तथा चंदेल शासक सुलक्षण वर्मन के आक्रमणों के कारण कलचुरी वंश की शक्ति छिन्न। तो जब अंतिम समय में सबसे अंतिम शासक होता है जयसिंह का पुत्र विजय सिंह, तो जयसिंह के शासन काल में अंतिम समय में चालुक्य नरेश जयसिंह, परमार शासक लक्ष्मण देव और चंदेल शासक सुलक्षण वर्मन के आक्रमणों के कारण कलचुरी वंश की शक्ति छिन्न हो जाती है। अंतिम शासक जयसिंह का पुत्र कौन बनता है? तो विजय सिंह को 1212 ईस्वी में चंदेल नरेश त्रैलोक्य वर्मन के द्वारा पराजय एवं कलचुरी वंश की समाप्ति, त्रिपुरी पर चंदेलों का कब्जा। तो अंतिम समय में कलचुरी नरेश जयसिंह, परमार शासक लक्ष्मण देव तथा चंदेल शासक सुलक्षण वर्मन के आक्रमणों के कारण कलचुरी वंश की शक्ति छिन्न हो जाती है। याद रखेंगे, अंतिम शासक जयसिंह का पुत्र कौन था? तो विजय सिंह, जो कि 1212 ईस्वी में चंदेल नरेश त्रैलोक्य वर्मन के द्वारा इसकी पराजय होती है और कलचुरी वंश की समाप्ति हो जाती है और त्रिपुरी पर चंदेलों का कब्जा हो जाता है। याद रखेंगे कि अंतिम समय में जो चालुक्य नरेश था जयसिंह, परमार शासक लक्ष्मण देव और चंदेल शासक सुलक्षण वर्मन के आक्रमणों के कारण कलचुरी वंश की शक्ति काफी छिन्न हो जाती है, काफी कमजोर हो जाती है। और अंतिम जो शासक बनता है वह जयसिंह का पुत्र विजय सिंह, जिसे 1212 ईस्वी में चंदेल नरेश त्रैलोक्य वर्मन पराजित करता है और कलचुरी वंश की समाप्ति करता है और त्रिपुरी पर चंदेलों का कब्जा हो जाता है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार देवगिरी के यादव राजाओं के द्वारा कलचुरी वंश की समाप्ति एवं उनके साम्राज्य को अपने अधीन किया। तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि चेदी के कलचुरी वंश को समाप्त किसने किया? तो देवगिरी के यादव राजाओं ने, और उसके बाद कलचुरी के जो साम्राज्य थे उनसे अपने अधीन कर लिया। तो कुछ इतिहासकारों के अनुसार चेदी के कलचुरी वंश का जो समाप्ति था वह किसने किया? तो देवगिरी के यादव राजाओं ने, और उसके बाद
देवगिरी के यादव राजाओं ने इस कलचुरी वंश के साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया। तो इस प्रकार यह चेदी का कलचुरी वंश समाप्त हो गया। इसके बाद हम लोग कुछ देर के बाद इसके कुछ साम्राज्य, इसके कुछ धर्म और शासन प्रशासन को देखेंगे। तो एक स्क्रीनशॉट लें और मिलते हैं हम लोग कुछ समय के बाद। वेलकम बैक अगेन। तो चलिए हम लोग एक बार फिर से इस चेदी के कलचुरी वंश को कंटिन्यू करते हैं और चेदी वंश की सांस्कृतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति की हम लोग चर्चा करेंगे, जो फटाफट हम लोग देखेंगे और उसके बाद इस वीडियो को और इस चेदी वंश को समाप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं चेदी या कलचुरी वंश की सांस्कृतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति। तो कर्ण, यशकर्ण तथा जयसिंह के द्वारा सम्राट की उपाधि के साथ साथ अश्वपति, गजपति, नरपति और राजत्रयाधिपति की उपाधि। तो याद रखेंगे कि कर्ण, यशकर्ण और जयसिंह ने सम्राट की उपाधि के साथ साथ अश्वपति, गजपति, नरपति और राजत्रयाधिपति की उपाधि धारण की थी। कोकल प्रथम के 17 पुत्रों के मंडलों में चेदी राज्य के शासन में राजवंश के व्यक्तियों को महत्वपूर्ण पद देने की शुरुआत, राज्य को राजवंश का सामूहिक अधिकार। तो कोकल प्रथम के 17 पुत्रों के मंडलों में चेदी राज्य के शासन में राजवंश के व्यक्तियों को महत्वपूर्ण पद देने की शुरुआत की गई और राज्य को राजवंश का सामूहिक अधिकार दिया गया। याद रखेंगे कि कोकल प्रथम के 17 पुत्रों के मंडलों में चेदी राज्य के शासन में राजवंश के व्यक्तियों को महत्वपूर्ण पद देने की शुरुआत की गई और राज्य को राजवंश का सामूहिक अधिकार दिया गया। राज्य में महाराज के बाद युवराज अर्थात महाराज का पुत्र का स्थान तथा महारानियों को भी राज्य कार्य में महत्वपूर्ण स्थान। तो चेदी वंश के राज्य में सबसे ऊपर का जो स्थान था वह महाराज का था और उसके बाद अगला स्थान उसका पुत्र युवराज, जिसे महाराज पुत्र कहते थे, तो उसका आता था। साथ ही साथ महारानियों को भी राज्य कार्य में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ था। याद रखेंगे कि राज्य में महाराज के बाद युवराज अर्थात राजा का पुत्र, महाराज पुत्र का स्थान था, जबकि महारानियों को भी राज्य कार्य में महत्वपूर्ण स्थान मिला था। मंत्रियों को अभिलेखों में महामंत्री, महामात्य, महासांधि विग्रहिक, महाधर्माधिकरण, महापुरोहित, महाछपटलिक, महाप्रतिहार, महासामंत और महाप्रमात की संज्ञा दी गई। मंत्रियों का राज्य में अधिक प्रभाव था। तो मंत्रियों को अभिलेखों में क्या कहा गया है? चेदी वंश के अभिलेखों में महामंत्री, महामात्य, महासंधि विग्रहिक, महाधर्माधिकरण, महापुरोहित, महाछपटलिक, महाप्रतिहार, महासामंत और महाप्रमांत मंत्रियों को राज्य में अधिक प्रभाव था। राजगुरु का भी राज्य के कार्यों में गौरवपूर्ण महत्व। तो चेदी वंश के राज्य में जो उसके राजगुरु होते थे तो उनका भी राज्य के कार्यों में गौरवपूर्ण महत्व था, काफी महत्व था। तो राजगुरु का भी राज्य के कार्यों में गौरवपूर्ण महत्व था। अभिलेखों में सेना के अधिकारियों के अतिरिक्त महाअश्वसाधनिक अर्थात अश्वरोही सेना के महत्व का उल्लेख है। तो
चेदी वंश या चेदी के कलचुरी वंश के अभिलेखों में सेना के अधिकारियों के अतिरिक्त महाअश्वसाधनिक अर्थात अश्वरोही सेना, घुड़सवार सेना के महत्वों का भी उल्लेख किया गया है। कुछ अन्य अधिकारी भी थे इस चेदी के कलचुरी वंश में, जैसे धर्म प्रधान, दसमूलिक, प्रमतवार, दुष्ट साधक, महादानिक, महाभंडागरिक, महाकर्णिक और महाकोटपाल। तो कुछ अन्य अधिकारी भी थे चेदी के कलचुरी वंश में, जैसे कि धर्म प्रधान, दसमूलिक, प्रमतवार, दुष्ट साधक, महादानिक, महाभंडागरिक, महाकर्णिक और महाकोटपाल। नगर का प्रमुख पूर्व प्रधान, तो जो नगर का प्रमुख होता था वह पूर्व प्रधान कहा जाता था। याद रखेंगे कि चेदी के कलचुरी वंश में नगर का प्रमुख पूर्व प्रधान कहा जाता था, अर्थात नगर को पूर्व की संज्ञा दी गई। नगर का प्रधान पूर्व प्रधान। पद वंशानुगत नहीं था, पर व्यवहार में योग्यता के कारण किसी अधिकारी के वंशजों की नियुक्ति। तो चेदी के कलचुरी वंशों का जो पद था वंशानुगत नहीं था, अर्थात राजा का पुत्र राजा नहीं, किसी विशेष अधिकारी का पुत्र वह अधिकारी नहीं, लेकिन योग्यता होने पर किसी अधिकारी के वंशजों की नियुक्ति हो जाती थी। याद रखेंगे कि पद वंशानुगत नहीं था, पर व्यवहार में योग्यता के आधार पर किसी अधिकारी के वंशजों की नियुक्ति हो सकती थी। धर्माधिकरण अर्थात मंत्रियों के साथ पंचकूल संयुक्त अर्थात समिति। तो धर्माधिकरण अर्थात मंत्रियों के साथ पंचकूल संयुक्त होती थी, अर्थात समिति जुड़ी हुई रहती थी। तो मंत्रियों के साथ अर्थात धर्माधिकरण के साथ पंचकूल, जिसे पंचकूल का मतलब होता है समिति, वह संयुक्त होती थी, जुड़ी हुई होती थी। याद रखेंगे धर्माधिकरण का मतलब होता है मंत्री। राज्य का विभाजन मंडल तथा पतला में चेदी राजाओं का अपने सामंत पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण। तो जो चेदी के कलचुरी वंश का राज्य था उसका विभाजन मंडल तथा पतला में था। मंडल का मतलब जिला और पतला का मतलब अनुमंडल। तो राज्य का विभाजन मंडल तथा पतला में था। चेदी राजाओं का अपने सामंतों पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण था। याद रखेंगे राज्यों से पट्टकीलादाय तथा दुस्साध्यादाय नामक कर का एकत्रण। तो ये कर अधिकारियों के वेतन के रूप में, तो राज्यों से पट्टकीलादाय और दुस्साध्यादाय नामक कर एकत्रित किया जाता था और यह कर अधिकारियों के वेतन के रूप में लिया जाता था कि आप टैक्स दीजिए और इस पैसे से अधिकारियों को वेतन दिया जाएगा। तो कौन कौन सा टैक्स? तो पट्टकीलादाय और दुस्साध्यादाय। याद रखेंगे पट्टकीलादाय और दुस्साध्यादाय नामक कर। यह कर अधिकारियों के वेतन के रूप में लिया जाता था। कर एकत्रित करने वाले अधिकारी घटपति तथा तरपति कहे जाते थे, जबकि शुल्क एकत्रित करने वाला अधिकारी सौल्किक कहलाता था। विषय दानिक भी एक कर अधिकारी था। तो टैक्स वसूलने वाला, कर एकत्रित करने वाले अधिकारी कौन कौन से थे? तो उन्हें घटपति और तरपति कहते थे, जबकि शुल्क एकत्रित करने वाला अधिकारी सौल्किक कहलाता था। और विषय दानिक भी एक कर अधिकारी था, कर वसूलने वाला अधिकारी था। तो विषय दानिक, उसके बाद घटपति और तरपति, ये सभी टैक्स वसूलने वाले अधिकारी थे, कर वसूलने वाले अधिकारी थे, जबकि शुल्क वसूलने वाला अधिकारी सौल्किक कहलाता था। विक्रय के लिए वस्तुएं मंडपिका अर्थात मंडी में आती थी, जहां पर उन पर कर लगाया जाता था। तो वस्तुओं को बेचने के लिए
मंडपिका अर्थात मंडी अर्थात बाजार में वस्तुएं लाई जाती थी, जहां उन पर टैक्स यानी कि कर लगाया जाता था। तो विक्रय के लिए वस्तुएं अर्थात बेचने के लिए वस्तुएं मंडपिका अर्थात मंडी यानी कि बाजार में आती थी, जहां पर उन पर कर यानी कि टैक्स लगाया जाता था। ब्राह्मणों में सवर्ण विवाह का चलन, तो ब्राह्मणों में सवर्ण विवाह का चलन था, अर्थात सवर्ण का मतलब था कि उच्च जातियों में ही उनकी विवाह होती थी। ब्राह्मणों का विवाह उच्च जातियों में, तो ब्राह्मणों में सवर्ण विवाह का चलन था। कुछ वैश्य क्षत्रियों के कर्म भी करते थे, पर कायस्थ भी समाज के महत्वपूर्ण वर्ग। कुछ वैश्य क्षत्रियों के काम करते थे, जबकि कायस्थ भी समाज के एक महत्वपूर्ण वर्ग थे। तो याद रखेंगे कि कुछ वैश्य जो थे वे क्षत्रियों के कर्म भी करते थे, जबकि कायस्थ भी समाज के एक महत्वपूर्ण वर्ग थे। कलचुरी नरेश कर्ण का विवाह हुण राजकुमारी अव्वल देवी से, जिसका पुत्र यशः कर्ण। तो कलचुरी शासक कर्ण का विवाह हुण राजकुमारी अव्वल देवी से हुआ था, जिसका पुत्र यशः कर्ण हुआ था। याद रखेंगे कि कर्ण का विवाह किससे हुआ था, तो हुण राजकुमारी अव्वल देवी से और उसका पुत्र यशः कर्ण हुआ। बहु विवाह का प्रचलन उच्च कुलों में तथा सती प्रथा का प्रचलन पर स्त्रियां इसके लिए बाध्य नहीं। तो बहु विवाह का प्रचलन उच्च कुलों में था, उच्च वर्गों में था, जबकि सती प्रथा का भी प्रचलन था, लेकिन स्त्रियां इसके लिए बाध्य नहीं थी, अर्थात स्त्रियों को जबरदस्ती सती बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता था। किसमें, तो चेदी के कलचुरी वंश में, जबकि बहु विवाह का प्रचलन था उच्च वर्गों में, उच्च कुलों में। परिवार जो था वह संयुक्त परिवार था तथा व्यवसाय उद्योग श्रेणी के रूप में। जो कलचेदी के कलचुरी वंश का जो परिवार था वह संयुक्त परिवार होता था, जबकि जो व्यवसाय होता था वह उद्योग के श्रेणी के रूप में होता था, कि अलग अलग उद्योगों का अलग अलग एक श्रेणी बना हुआ था। याद रखेंगे। और परिवार कैसा था, तो संयुक्त परिवार। नाप की इकाई खारी, खंडी, गोणी, घटी और भरक। तो नाप की इकाई कौन कौन सी थी, खारी, खंडी, गोणी, घटी और भरक। गांगदेव विक्रमादित्य के द्वारा गायब हुई तीन धातुओं के देवी के सिक्के की पुनः शुरुआत। यह शैली उत्तर भारत की प्रमुख शैली बनी, जिसका अनुसरण कई राजवंशों ने किया। तो गांगदेव विक्रमादित्य ने तीन धातुओं के ऊपर जो देवी की सिक्का होती थी उसकी इसने पुनः शुरुआत कर दी, और यह जो था उत्तर भारत की प्रमुख शैली बन गई, जिसका अनुसरण कई राजवंशों ने किया। तो गांगदेव विक्रमादित्य के द्वारा गायब हुई तीन धातुओं के देवी के सिक्के की पुनः शुरुआत की गई। यह शैली उत्तर भारत की प्रमुख शैली बनी, जिसका अनुसरण कई राजवंशों ने किया। धर्म के क्षेत्र में सामान्य प्रवृत्ति समन्वयवादी एवं उदार, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की समान पूजा, गणेश, कार्तिकेय, अंबिका, सूर्य और रेवत की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। अर्थात गणेश, कार्तिकेय, अंबिका, सूर्य और रेवत की भी ये चेदी वंश पूजा करते थे। तो धर्म के क्षेत्र में सामान्य प्रवृत्ति कैसी थी, तो समन्वयवादी एवं उदार थी, और ये ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र अर्थात शिव तीनों की समान रूप से पूजा करते थे, जबकि गणेश, कार्तिकेय, अंबिका, सूर्य एवं रेवत की भी मूर्तियां उपलब्ध हुई। अर्थात ये गणेश, कार्तिकेय, अंबिका, सूर्य और रेवत की भी पूजा करते थे। बौद्ध एवं जैन धर्म भी समृद्ध दशा में। तो चेदी के कलचुरी वंश में बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी समृद्ध दशा में थी।
अर्थात लोग बौद्ध एवं जैन धर्म का भी पालन करते थे। याद रखेंगे, विष्णु के अवतारों में कृष्ण की जगह बलराम की पूजा, विष्णु की पूजा का अत्यधिक प्रचलन, पर शिव पूजा इससे भी अधिक जनप्रिय। तो विष्णु के अवतारों में कृष्ण की जगह बलराम की पूजा होती थी और विष्णु पूजा का अत्यधिक प्रचलन था, जबकि उससे भी अधिक कौन थे? तो शिव की पूजा सबसे ज्यादा जनप्रिय थी, लोगों में प्रिय थी। अर्थात विष्णु की पूजा का तो प्रचलन था ही, उससे ज्यादा शिव की पूजा प्रसिद्ध थी। और विष्णु के अवतारों में कृष्ण की जगह बलराम की पूजा होती थी। याद रखेंगे, इनका मुख्य देवता शिव था। याद रखेंगे, युवराज प्रथम के समय शैव धर्म का महत्व बढ़ा, क्योंकि युवराज प्रथम ने कई शैव मंदिर एवं मठों का निर्माण किया तथा मतम यूर शाखा के कई शैव आचार्यों को चेदी वंश में बुलाकर बसाया। तो इनका जो मुख्य देवता थे वे शिव थे। क्यों? क्योंकि युवराज प्रथम के समय शैव धर्म का महत्व काफी अधिक बढ़ गया, क्योंकि युवराज प्रथम ने शैव धर्म के मंदिर एवं मठों का काफी निर्माण किया और साथ ही साथ मतम यूर शाखा के कई शैव आचार्यों को चेदी वंश में बुलाकर बसाया था। गोलकी मठ जो कि एक शिक्षा का केंद्र था, उसमें 64 योगिनियों एवं गणपति की मूर्ति है। यह मठ दूर दूर के विद्वानों एवं धार्मिकों का आकर्षण का केंद्र है। इसकी कई शहरों में कई शाखाएं भी है। इन मठों में जन कल्याण के सत्र एवं व्याख्यान शालाएं भी मौजूद हैं। याद रखेंगे कि गोलकी मठ जो कि इसके द्वारा युवराज प्रथम के द्वारा बनाया गया था, तो वह एक शिक्षा का केंद्र था जिसमें 64 योगिनियों एवं गणपति की मूर्तियों की प्राप्ति हुई है। यह मठ दूर दूर के विद्वानों एवं धार्मिकों का एक आकर्षण का केंद्र है। इन मठों में जन कल्याण के सत्र होते थे, साथ ही साथ व्याख्यान शालाएं भी मौजूद थीं। याद रखेंगे, अर्थात इसमें व्याख्यान भी होते थे बौद्ध मठाधीश के द्वारा। तो एक स्क्रीनशॉट लें और मिलते हैं एक थोड़े से फैक्ट के बाद, और इसके बाद इस कलचुरी वंश की सांस्कृतिक, धार्मिक एवं राजनीतिक सामाजिक स्थिति समाप्त हो जाएगी। सो वेलकम बैक अगेन। तो चलिए हम लोग एक बार फिर से चेदी के कलचुरी वंश की सांस्कृतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति की चर्चा करते हैं, उसे कंटिन्यू करेंगे। तो चेदी नरेश दूर दूर के ब्राह्मणों को बुलाकर उनके अग्रहार एवं ब्रह्म स्तंभ की स्थापना करते थे। याद रखेंगे कि चेदी नरेश दूर दूर के ब्राह्मणों को बुलाकर उनके अग्रहार एवं ब्रह्म स्तंभ, अग्रहार का मतलब उनके भोजन का प्रबंध करते थे, एवं ब्रह्म स्तंभ यानी कि उनके पूजा पाठ के प्रबंध करते थे, स्थापना करते थे। चेदी राजवंश के नरेश स्वयं विद्वान थे। तो चेदी राजवंश के जो शासक थे वे स्वयं भी विद्वान थे। तो चेदी नरेश दूर दूर के ब्राह्मणों को बुलाकर उनके अग्रहार एवं ब्रह्म स्तंभ की स्थापना करते थे, जबकि चेदी राजवंश के नरेश स्वयं भी काफी विद्वान थे। मायूराज के द्वारा उदाता राघव नामक एक नाटक की रचना, तो एक प्रसिद्ध शासक था मायूराज, उसने उदाता राघव नामक एक नाटक की भी रचना की थी। याद रखेंगे, भीमट द्वारा 5 नाटक की रचना, जिसमें स्वप्न दशानंद सर्वश्रेष्ठ। तो चेदी के कलचुरी वंश का एक शासक भीमट, उसने 5 नाटक की रचना की थी। यह वास्तव में एक कवि ही था, मंत्री था और राजा भी कह सकते हैं। तो भीमट ने
5 नाटक की रचना की, जिसमें स्वप्न दशानन उसकी सर्वश्रेष्ठ कृति थी। याद रखेंगे कि भीमट द्वारा 5 नाटक की रचना, जिसमें स्वप्न दशानन सर्वश्रेष्ठ कृति थी। शंकर गण के द्वारा कुछ श्लोक की प्राप्ति सुभाषित ग्रंथों में अर्थात शंकर गण भी कुछ श्लोक लिखा करता था, जिसकी प्राप्ति सुभाषित ग्रंथों में मिली है, अर्थात उसके कुछ ग्रंथों में इसकी प्राप्ति हुई है। अर्थात शंकर गण भी श्लोक लिखता था, जो इस चेदी के कलचुरी वंश का एक शासक था, जो कि कोकल प्रथम का पुत्र था। तो शंकर गण के द्वारा कुछ श्लोक की प्राप्ति किसमें मिली है? तो सुभाषित ग्रंथों में, अर्थात उस समय के ग्रंथों में। राजशेखर के पूर्वज कवि अकाल जलद, सूरानंद, तरल और कविराज। तो राजशेखर जो कि युवराज प्रथम के दरबारी कवि थे, उनसे भी पहले पूर्वज कवि हुए थे इस चेदी वंश में, जैसे कि अकाल जलद, सूरानंद, तरल और कविराज। राजशेखर के द्वारा कन्नौज जाने से पहले 6 प्रबंधों की रचना एवं बाल कवि की उपाधि। तो राजशेखर ने कन्नौज जाने से पहले 6 प्रबंधों की रचना की थी और इसी कारण उन्हें बाल कवि की भी उपाधि प्राप्त हुई थी। याद रखेंगे, राजशेखर जो कि युवराज प्रथम का दरबारी कवि थे, के द्वारा त्रिपुरी लौटकर काव्य मीमांसा एवं विद्धशाल भंजिका की रचना। तो हमने बताया था कि राजशेखर जो कि युवराज प्रथम के दरबारी कवि थे, उनके द्वारा त्रिपुरी लौटकर काव्य मीमांसा एवं विद्धशाल भंजिका की रचना की गई थी। इन किताबों में युवराज प्रथम के ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। कर्ण का दरबार कवियों के लिए प्रसिद्ध, और कर्ण के दरबारी कवि थे विद्यापति, गंगाधर, बल्लण, कर्पूर और नाचीराज। तो कर्ण का जो दरबार था, अर्थात लक्ष्मी कर्ण का जो दरबार था, वह कवियों के लिए प्रसिद्ध था और इसके दरबारी कवि थे विद्यापति, गंगाधर, बल्लण, कर्पूर और नाचीराज। याद रखेंगे, कर्ण के दरबार में बिल्हन जो विक्रमांक देव चरित के रचनाकार थे, उनका आगमन हुआ था। तो कर्ण के दरबार में बिल्हन, जिन्होंने विक्रमांक देव चरित की रचना की थी, वो भी आए थे। कर्ण के द्वारा प्राकृत के कवियों का प्रोत्साहन। तो कर्ण ने प्राकृत भाषा के कवियों को प्रोत्साहित किया। याद रखेंगे, किस भाषा के? तो प्राकृत भाषा के कवियों को प्रोत्साहित किया। किसने? तो कर्ण ने। युवराज देव प्रथम, लक्ष्मण राज द्वितीय और कर्ण सहित कई मंत्रियों एवं सेना नायकों के द्वारा चेदी वंश में भव्य शैव मंदिर का निर्माण। इन मंदिरों की विशेषता वृत्ताकार गर्भगृह। तो युवराज प्रथम, लक्ष्मण राज द्वितीय और कर्ण सहित कई मंत्रियों एवं सेना नायकों के द्वारा चेदी वंश में कई भव्य मंदिर और शैव मंदिर का निर्माण कराया गया। इन मंदिरों की विशेषता थी कि इनका जो गर्भगृह था वह वृत्ताकार था, वृत्त के आकार का इनका गर्भगृह था। याद रखेंगे, तो युवराज देव प्रथम, लक्ष्मण राज द्वितीय और कर्ण सहित कई मंत्रियों एवं सेना नायकों के द्वारा कई भव्य शैव मंदिरों का भी इस चेदी के कलचुरी वंश में निर्माण किया गया और इनकी विशेषता थी वृत्ताकार गर्भगृह। तो यह तो था चेदी का कलचुरी वंश जो समाप्त हुआ, और इसके बाद मिलेंगे 1-2 बचे खुचे जो राजपूत वंश है। उसके बाद राजपूत वंशों का सफर हो जाएगा समाप्त। तो एक स्क्रीनशॉट लें और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले बचे कुछ राजपूत वंशों के साथ। तो तब तक के लिए